एक मिडिल क्लास परिवार में जन्मा लड़का जिसकी इंग्लिश कमजोर होने के कारण कई बार कॉलेज में उसका मजाक बनाया जाता है, लेकिन आगे चलकर वही लड़का पेटीएम जैसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनता है। डिमोनेटाइजेशन के बाद सिर्फ 2 महीनों में पेटीएम 12 करोड़ यूजर्स से 20 करोड़ यूजर्स तक पहुंच जाता है। लेकिन साल 2021 में उनके सिर्फ एक गलत फैसले की वजह से पेटीएम का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है 8 जुलाई 1978 को, जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में सुलोम प्रकाश शर्मा और आशा शर्मा की तीसरी संतान का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है विजय शेखर शर्मा। ये फैमिली मिडिल क्लास और एजुकेटेड बैकग्राउंड से होती है। विजय शेखर शर्मा के पिता सुलोम प्रकाश शर्मा एक टीचर होते हैं। विजय शेखर शर्मा शुरू से एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। उन्होंने अपनी शुरुआत की पढ़ाई अलीगढ़ से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित एक गाँव हरदुआगंज की एक हिंदी मीडियम स्कूल से पूरी की थी। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही 12वीं कक्षा पास कर ली थी, जहां नॉर्मली बच्चों को 5 से 6 साल की उम्र में फर्स्ट स्टैंडर्ड दिया जाता था। लेकिन विजय शेखर शर्मा पढ़ाई में रुचि के कारण पहले ही अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके थे। जब उनकी प्रारंभिक 12वीं तक की पढ़ाई एक हिंदी मीडियम स्कूल से पूरी हुई, तब उन्हें दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसे आज DTU के नाम से जाना जाता है, इस कॉलेज में एडमिशन मिला। वहां जाकर उनके लिए इंग्लिश सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्योंकि वहां की अधिकतर पढ़ाई इंग्लिश में ही होती थी और विजय शेखर शर्मा एक हिंदी मीडियम स्कूल से पास आउट थे। उनकी इंग्लिश कमजोर होती है, जिससे कई बार अपने क्लासमेट्स के द्वारा उनका मजाक बनाया जाता था। स्कूली पढ़ाई तक एक होशियार और रिस्पेक्टेबल स्टूडेंट होने के बावजूद उनका कॉलेज में मजाक बनना उनके आत्मविश्वास को कम करता था। लेकिन विजय शेखर शर्मा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अंग्रेजी अखबार और बुक्स के जरिए धीरे धीरे इंग्लिश सीखी। क्योंकि विजय शेखर शर्मा एक मिडिल क्लास परिवार से थे, इसलिए उन्होंने कई बार अपनी कॉलेज लाइफ में पैसों की कमी महसूस की। लेकिन वो कहावत है ना कि सपनों की उड़ान पैसों के पंखों से नहीं बल्कि हौसलों की ऊंचाई से होती है। ये पैसों की कमी कभी भी उनके सपने पूरे करने में रुकावट नहीं बनी। उनकी मेहनत और जुनून के साथ उन्होंने कॉलेज के ही दिनों में साल 1997 में अपनी पहली कंपनी एक्सेस कम्युनिकेशंस बनाई, जो कि एक कंटेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट, ई बुक्स और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन जैसी सर्विसेज थी। एक तरह से ये विजय शेखर शर्मा का इंटरनेट की दुनिया में पहला एक्सपेरिमेंट था। 2 साल बाद ही उन्होंने $2 मिलियन में इसे बेच दिया और साल 2000 में अपनी दूसरी कंपनी शुरू की, जिसका नाम रखा गया 197 कम्युनिकेशंस। ये वो दौर था जब इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी भारत में बहुत तेजी से विकसित हो रही थी, इसलिए उन्होंने VAS यानी वैल्यू एडेड सर्विसेज पर ज्यादा फोकस किया, जैसे कि रिंगटोन, वॉलपेपर, SMS सर्विसेज, क्रिकेट स्कोर और मोबाइल कंटेंट। 197 कम्युनिकेशंस धीरे धीरे अच्छा करने लगी, लेकिन विजय शेखर शर्मा को लगा कि ये उनके सपने से बहुत छोटा है। वो कुछ बड़ा और इनोवेटिव करना चाहते थे। पिछले साल 2010 में विजय शेखर शर्मा अमेरिका जाते हैं, जहां उन्होंने आईफोन और ऐप स्टोर का बढ़ता ट्रेंड देखा। उन्होंने समझा कि फ्यूचर स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजीज और डिजिटल पेमेंट्स का है। लेकिन तब के टाइम भारत में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस बहुत कम और मुश्किल थे। क्रेडिट कार्ड बहुत कम लोगों के पास होते थे, बैंकिंग सिस्टम कॉम्प्लेक्स था और लोगों को ऑनलाइन पेमेंट्स पर ट्रस्ट नहीं था। उन्होंने सोचा कि अगर मोबाइल से ही ऑनलाइन पेमेंट करना आसान कर दे तो ये भारत में एक डिजिटल रेवोल्यूशन ला सकता है। इसलिए साल 2010 में 197 कम्युनिकेशंस ने $2 मिलियन का निवेश किया और पेटीएम को लॉन्च कर दिया। शुरुआत में पेटीएम में सिर्फ मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की ही सुविधा थी, लेकिन विजय शेखर शर्मा का सपना इससे भी बड़ा था। वो इसे एक मोबाइल वॉलेट की तरह बनाना चाहते थे, लेकिन उनके सामने भी कई मुश्किलें थी। जैसे उस समय किसी को मोबाइल वॉलेट पर भरोसा नहीं था, RBI से लाइसेंस लेना बहुत कठिन था और बड़े व्यापारी ऑनलाइन पेमेंट्स अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन विजय शेखर शर्मा हार नहीं माने। उन्होंने पेटीएम को इतना आसान बनाया कि लोग इसे अपनाने लगे। साल 2014 में पेटीएम को RBI से मोबाइल वॉलेट का लाइसेंस मिलता है। अब लोग अपने पेटीएम अकाउंट में पैसा रख सकते थे और इससे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे। यहाँ तक लोग पेटीएम का उपयोग करना शुरू कर चुके थे। इंडियन रेलवे ने भी पेटीएम वॉलेट को अपनाया, जिससे लोग पेटीएम से ही ट्रेन टिकट बुक कर सकते थे, जिससे लोगों में पेटीएम की लोकप्रियता और तेजी से बढ़ने लगी। मार्च 2015 चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ग्रुप्स, जिसके फाउंडर जैक मा थे, उनकी एक सहायक कंपनी एंट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप ने पेटीएम में 40% की हिस्सेदारी के लिए लगभग $575 मिलियन
का निवेश किया। अलीबाबा ग्रुप अपने अनुभव और टेक्नोलॉजी सपोर्ट से पेटीएम को भारत में तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने लगा। पेटीएम ने अलीपे, जो कि चाइना में डिजिटल पेमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इससे कई चीजें सीखी ताकि क्यूआर कोड पेमेंट, डिजिटल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट को मजबूत किया जा सके। जब पेटीएम तेजी से ग्रोथ कर रहा होता है और अलीबाबा ग्रुप की सहायक कंपनी एंड फाइनेंशियल के 40% स्टॉक के बाद साल 2015 में रतन टाटा सर ने भी पेटीएम में इंटरेस्ट दिखाया और 2 करोड़ की निवेश के साथ उन्होंने पेटीएम में एक छोटी सी हिस्सेदारी खरीदी। ये इन्वेस्टमेंट एक एंजल इन्वेस्टमेंट थी। इसका मतलब है कि ये उनके पर्सनल फंड से इन्वेस्ट किया गया था, न कि टाटा ग्रुप के किसी फंड के जरिए। रतन टाटा जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने पेटीएम पर भरोसा किया, जिससे कई और इन्वेस्टर्स को भी पेटीएम पर भरोसा होने लगा। लेकिन पेटीएम की ग्रोथ में सबसे बड़ा बूम तब होता है जब साल 2016 में भारत में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी लागू की गई। नोटबंदी के तुरंत बाद देश भर में कैश की भारी कमी हो जाती है। दुकानदारों के पास कैश नहीं था, ग्राहक परेशान थे और कई छोटे बिजनेसेस अफेक्ट हुए। इसी चीज का फायदा उठाते हुए विजय शेखर शर्मा और उनकी पेटीएम टीम एक रणनीति बनाने में जुट जाते हैं। उन्होंने समझ लिया कि अब लोग कैश का विकल्प तलाश रहे हैं, इसलिए यही सही समय है डिजिटल पेमेंट और पेटीएम को बढ़ावा देने का। नोटबंदी की घोषणा के कुछ ही टाइम बाद पेटीएम ने अखबारों के पहले पेज पर एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट छापा, जिसमें लिखा था पेटीएम करो। ये नारा इतना हिट हुआ कि पेटीएम भारत में डिजिटल पेमेंट का दूसरा नाम बन गया। पेटीएम में क्यूआर कोड पेमेंट सिस्टम को तेजी से प्रमोट किया गया। हजारों एम्प्लॉय पूरे देश भर में भेजे गए, जो गली गली जाकर छोटे व्यापारियों को पेटीएम क्यूआर कोड से जोड़ने लगे। देखते ही देखते चाय वाले, रिक्शे वाले, किराना स्टोर, रेस्टोरेंट सहित सब लोग पेटीएम को अपनाने लगे। डिमोनेटाइजेशन के बाद सिर्फ 2 महीनों में पेटीएम 12 करोड़ यूजर्स से 20 करोड़ यूजर्स तक पहुंच जाता है। गवर्नमेंट ने भी डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट किया। कई सरकारी सेवाएं जैसे बिजली बिल और टोल टैक्स की ट्रांजैक्शंस भी पेटीएम के द्वारा होने लगी। रेलवे, पेट्रोल पंप और बड़े रिटेल स्टोर्स ने भी पेटीएम को पेमेंट मोड के रूप में अपनाया। नोटबंदी के बाद पेटीएम भारत का सबसे बड़ा डिजिटल वॉलेट बन गया। छोटे व्यापारी से लेकर बड़े व्यापारी तक अब डिजिटल पेमेंट के रूप में पेटीएम को अपनाने लगे थे। विजय शेखर शर्मा, एक मिडिल क्लास लड़के का सपना पेटीएम को मोबाइल वॉलेट बनाने का, वो अब पूरा हो चुका था। उनका नाम बिलियनर्स और रिचेस्ट लोगों में आने लगा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पहाड़ पर चढ़ना आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना उतना ही मुश्किल। एक टाइम ऐसा भी आने वाला है जब पेटीएम की एक गलती की वजह से इनका डाउनफॉल शुरू होने वाला है। 2016 में नोटबंदी के बाद पेटीएम की ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। साल 2017 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की शुरुआत होती है, जिससे वॉलेट से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं भी मिलने लगती है। यह भारत का पहला डिजिटल बैंक बन जाता है। पेटीएम ने यूपीआई को ऐड किया और पेटीएम सिस्टम को और मजबूत किया। साल 2018 से लेकर साल 2020 तक पेटीएम मेट्रो कार्ड रिचार्ज, फास्टैग, मूवी टिकट, ई कॉमर्स यानी पेटीएम मॉल और डिजिटल गोल्ड जैसी सेवाएं भी ऐड कर देता है। लेकिन साल 2021 से पेटीएम का डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। साल 2021 में पेटीएम ने इंडियन शेयर मार्केट में अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च किया, लगभग 18,300 करोड़ का। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कंपनी लॉस में थी, फिर भी इसका आईपीओ इतना महंगा रखा गया। पहले ही दिन पेटीएम की शेयर 27% गिर गए और अगले कुछ महीनों में इसका स्टॉक आधे से भी कम हो गया। इन्वेस्टर का भरोसा हिल गया और कंपनी की इमेज को गहरा झटका लगा। साल 2016 से लेकर साल 2020 तक पेटीएम डिजिटल पेमेंट का लीडर था, लेकिन साल 2022 के बाद कंपटीशन बढ़ने लगा। गूगल पे और फोन पे ने यूपीआई पेमेंट्स में पेटीएम को पीछे छोड़ दिया। अमेजोन पे, व्हाट्सएप पे, भारत पे जैसे नए प्लेयर्स भी आ गए। पेटीएम अपने कोर बिजनेस में पिछड़ने लगा और इससे इसकी ग्रोथ पर गहरा असर पड़ा। लेकिन पेटीएम को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आरबीआई ने कहा कि 29 फरवरी 2024 के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपनी कई सेवाएं बंद करनी होगी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जबकि पेटीएम के अंतर्गत पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पेटीएम वॉलेट और यूपीआई जैसी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेवाएं थी। आरबीआई सुनिश्चित करता है कि ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रहे, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग न हो। पेटीएम जैसी कंपनीज डेटा प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी के रूल्स का पालन करे। पेटीएम को पहले भी वार्निंग मिल चुकी होती है। साल 2018 और साल 2020 में भी आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर्स को जोड़ने से रोक दिया था। पेटीएम पर आरोप था कि उसने कस्टमर्स की जानकारी चीन से जुड़ी कंपनी के साथ शेयर की है।
थे और केवाईसी के नियमों का पालन नहीं किया। बैंकिंग सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए और इसी के साथ साल 2024 में पेटीएम को सबसे बड़ा झटका लगता है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अपनी कई सेवाएं बंद करनी पड़ती है। पेटीएम का डाउनफॉल साल 2021 के आईपीओ से शुरू होता है और साल 2024 में आरबीआई के बैन के बाद सबसे बड़ा झटका लगता है। अब सवाल ये है कि क्या पेटीएम दोबारा उठ पाएगा। साल 2010 में पेटीएम ने इंडिया को डिजिटल पेमेंट में आगे बढ़ाया था, लेकिन अब वही पेटीएम खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है।